नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट्स जस्ट अहेड के सीरीज में। आज हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर लॉस। ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज हम लोग ट्रांसफार्मर लॉस पे अपनी चर्चा करेंगे। तो भाई, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और हर मशीन में कोई ना कोई लॉस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ट्रांसफार्मर में भी लॉस होता है, लेकिन आपको बता दें, चूंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, तो इसमें फ्रिक्शनल और विंडेज लॉस वगैरह नहीं होता है। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में लॉस बहुत ही कम होता है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ग्रेटर देन 90% भी आप लेके चल सकते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो लॉस होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लॉस होते हैं। आज हम उन्हीं लॉस पे अपनी चर्चा कर रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर में कितने तरह के लॉस होते हैं। क्योंकि लॉस को अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बेसिक पैरामीटर को आप छोड़ देते हैं, और मशीन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मशीन की एफिशिएंसी, दूसरी लॉस। और लॉस ज़्यादा रहेगी तो एफिशिएंसी कम रहेगी। आप जब अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपका काम होगा कि भाई, जो आप मशीन बनाते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी एफिशिएंसी आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सपोज आप किसी पंखे बनाने वाली इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर कूलर बनाती है, ऐसी किसी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उसी चीज़ पे हमेशा काम करना होगा कि इसकी एफिशिएंसी को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसके पावर रेटिंग को घटा सकते हैं और इसके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। समझ गए? तो भाई, एफिशिएंसी तो वही होता है कि आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एफिशिएंसी पे ही डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर लॉस पे अपने डिस्कशन को करते हैं, क्योंकि लॉस को पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है, उसके बाद ही हम एफिशिएंसी को समझ पाएंगे। ओके, तो ट्रांसफार्मर लॉस क्या है? बेसिकली ट्रांसफार्मर में बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं, तो वाइंडिंग्स के अपने कुछ रेसिस्टेंट होते हैं। उस रेसिस्टेंट के कारण हमारा लॉस होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में जो कोर है, जो हमने आपको बताया कि कास्ट आयरन का बना लीजिए या सिलिकॉन स्टील का बना लीजिए, जो छोटे छोटे स्टैक को, छोटे छोटे लेमिनेशन को आपने स्टैक करके जमा के एक साथ आपने वोल्ट कर दिया था, तो उसी स्टैक की हम बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि इसको हाईली परमिएबल मटेरियल सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि सिलिकॉन स्टील हाईली परमिएबल है, और छोटे मशीन में, यानी कि सस्ता वाला अगर मशीन हो तो उसमें हम लोग कास्ट आयरन का भी बनाते हैं। कास्ट आयरन हालांकि उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर मशीन सस्ता हो तो हम कॉस्ट कटिंग के लिए कास्ट आयरन का भी रखते हैं। उसकी एफिशिएंसी आगे चल के उतनी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस पे। तो भाई, लॉस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें, एक लाइन में अगर हमसे आप पूछिए कि भाई लॉस क्या होता है, तो हम आपको अगर एक लाइन में बताएं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर लॉस को एक लाइन में देखा जाए कि लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो मैं कहूँगा कि भाई, जो हमारा इनपुट पावर होता है, ठीक है, जो हमारा इनपुट पावर होता है, इनपुट, ठीक है, पावर तो समझ ही रहे हैं, माइनस आउटपुट। ये लॉस का ऐसा डेफिनेशन है, मैं कहूँगा बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है लॉस का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन हर जगह ट्रू होता है। आप किसी भी मशीन की बात कर लें, अगर आपको लॉस निकालना है तो यही डेफिनेशन होता है, यही फॉर्मूला होता है। आप कितना इनपुट पावर देते हो और कितना आउटपुट पावर निकलता है, तो उसी को अगर हम उसी का डिफरेंस ले लेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं लॉस। और अगर बात परसेंटेज लॉस की हो तो हम कुछ नहीं करते, हम, आपको पता है कि हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनपुट पावर, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है, इनटू 100%। हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो हमें परसेंटेज लॉस भी मिल जाएगा। तो कभी भी हम परसेंट निकालने में 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। खैर, बात अगर लॉस की करें तो लॉस आपको परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, सिंपल भी पूछा जा सकता है, तो जैसे आए आप वैसे बना सकते हैं। अगर बात ट्रांसफार्मर के एस्पेक्ट में किया जाए कि ट्रांसफार्मर लॉसेस की अगर हम बात करें,
तो भाई ट्रांसफार्मर लॉस दो प्रकार के होते हैं। अभी आगे इनके सब टाइप भी आएंगे हमारे पास, लेकिन मेनली अगर ट्रांसफार्मर लॉस की बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कोर लॉस, दूसरा हमारा होता है कॉपर लॉस। इस लॉस को हम सिंपली आई स्क्वायर आर लॉस के नाम से बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई करंट के स्क्वायर को यदि आप उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये लॉस मिल जाता है। भाई लॉस की यूनिट अगर बात कर लें तो लॉस और पावर की यूनिट सेम ही होती है, वॉट। ठीक है, वॉट। ठीक है, तो लॉस की भी यूनिट सेम है, वॉट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोर लॉस को हम लोग आयरन लॉस भी कह सकते हैं, इसको हम लोग आयरन लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है आगे अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारा कोर लॉस भी दो टाइप का हो जाता है। कोर लॉस जो है ना हमारा, वो भी हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक तो हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा ईडी करंट लॉस। ठीक है, तो कोर लॉस भी दो प्रकार के हो जाएंगे, कॉपर लॉस सिंपल एक ही प्रकार का होता है तो आपने जो क्लासिफिकेशन देखा इसको हमने आपके लिए नोट्स में लिख दिया है, इसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक बातें हमने आपको बताया वहाँ इसमें देख लेते हैं। इन एनी इलेक्ट्रिकल मशीन लॉस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पावर। ये किसी भी मशीन के लिए ट्रू है। ठीक है, यहाँ तो हमने हालांकि इलेक्ट्रिकल मशीन लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी मशीन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको लॉस डिटरमाइन करना हो तो आप सिंपल इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर ही करेंगे, और यूनिट हमारा वॉट। ठीक है ओके, द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। आपको ध्यान रखना है कि जब हमने आपको शुरू में मशीन जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने आपको मशीन का क्लासिफिकेशन बताया था। आपको बताया था, तो हमने बताया था कि भाई मशीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा रोटेटिंग, ध्यान रखिएगा ये सब इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन एक हमारा रोटेटिंग और एक हमारा स्टैटिक या स्टेशनरी। ठीक है, तो रोटेटिंग में हमने आपको मोटर और जनरेटर के बारे में बताया था, मोटर और जनरेटर। और स्टैटिक में आप जानते हैं कि एक ही हमारा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो भाई ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, इसमें रोटेटिंग पार्ट कोई नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है कि अब इस बात पे लोग आर्गुमेंट करने लग जाएंगे कि भाई कैसे नहीं होता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हम लोग फैन लगाते हैं, तो वो कूलिंग के लिए हम लोग ऑक्सिलरी कंपोनेंट की अलग व्यवस्था करते हैं, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मेन पार्ट जो है हमारे मशीन का, उसमें रोटेटिंग पार्ट हमारा नहीं होता है, और यही हमारा फाइनल बात है। ठीक है, एंड नो फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस। अब फ्रिक्शन लॉस तो तब होगा ना जब रोटेटिंग पार्ट, जब कोई कॉन्टैक्ट सरफेस होगा। ठीक है, जब हम किसी कॉन्टैक्ट सरफेस में आएंगे तभी तो हमारा फ्रिक्शन होगा। अब रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं तो कॉन्टैक्ट सरफेस भी तो नहीं है ना, तो फिर फ्रिक्शन होगा ही नहीं। अब विंडेज लॉस तो तब होता है ना जब फैन घूम रहा होता है और विंड अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो हम क्या देते हैं, विंडेज लॉस है। इसमें थोड़ी ना कोई फैन घूमता है। ठीक है, तो मैकेनिकल लॉस है ये दोनों, और ये दोनों नहीं होता है। अ ट्रांसफार्मर हैज ओनली इलेक्ट्रिकल लॉसेस। ट्रांसफार्मर में केवल जो है इलेक्ट्रिकल लॉसेज होते हैं। इन दोनों लॉसेज को हम लोग इलेक्ट्रिकल लॉस ही कहते हैं। इलेक्ट्रिकल लॉस को ही ये दोनों लॉस जो आपने पढ़ा है ना ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो इन दोनों लॉसेज को हम लोग इलेक्ट्रिकल लॉस ही कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉस। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए कि जो हमने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया वही क्लासिफिकेशन सेम यहाँ पे गिवन है कि भाई कोर लॉस, और इसी को हम लोग आयरन लॉस कह देते हैं। कोर लॉस को आयरन लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि कोर लॉस जो हमारा हो रहा होता है ना वो ट्रांसफार्मर के कोर में होता है,
अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोर कुछ इस तरह से हमारा होता है और इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर है ना, इसमें इसमें हमारा कोर लॉस होता है, ठीक है, इसमें हमारा कोर लॉस होता है और इस वाइंडिंग में हमारा कॉपर लॉस होता है। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। आगे हम लोग थोड़ा कोर लॉस के बारे में देखते हैं। कोर लॉस या फिर जो हमारा आयरन लॉस है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। भाई, कोर लॉस इज काउज्ड बाय द अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अल्टरनेटिंग फ्लक्स हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर चूंकि एक एसी मशीन है, ट्रांसफार्मर एसी मशीन है, तो हम इसमें जो करंट देते हैं वो करंट हम कैसा देते हैं, वो करंट देते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई एम साइन ओमेगा टी, बेसिकली इसको हम लोग आई से ही दिखाते हैं। जो हम करंट देते हैं आई एम साइन ओमेगा टी दे रहे होते हैं ना, तो हमारा फ्लक्स कैसा आएगा, हमारा फ्लक्स भी तो ऐसा आएगा। तो जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो भी आई एम साइन ओमेगा टी ना। अब जो फ्लक्स है, चूंकि यहाँ पे साइन एक एंगल है और साइनसोडल, चूंकि साइन है ना, तो वेव कैसा होगा, साइनसोडल है, तो वेव हमारा कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से हमारा वेव आ रहा होगा। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा, अगेन एक पॉजिटिव साइकिल, फिर नेगेटिव साइकिल, कुछ इस तरह से हमारा फाई क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा। कुल मिला के बातें समझ में आ रही है आपको। इन द कोर पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कोर पार्ट में ही होता है। कोर लॉस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स। दो तरह के कोर लॉस हमने आपको बताया कि एक हिस्टेरेसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है, ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है। तो ठीक है, देखिए हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है। हिस्टेरेसिस लॉस को समझने के लिए आप ये समझिए कि जिस तरह से यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग फ्लक्स दिया, कभी पॉजिटिव साइकिल कभी नेगेटिव साइकिल, इस तरह से हमारा साइकिल चेंज हो रहा है ना, तो हमारा कोर क्या होगा, हमारा कोर क्या होगा कि पॉजिटिव साइकिल में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोर मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम जाके फिर जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे कोर हमारा डीमैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, निगेटिव में चला जा रहा है, तो यहाँ पे तो मैग्नेटाइज होगा लेकिन निगेटिव मैग्नेटाइजेशन होगा, निगेटिव में मैग्नेटाइज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, एक बार क्या हो रहा है कि हमारा कोर मैग्नेटाइज हो जा रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, फिर मैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो ये साइकिल होने में ना जो हमारा लॉस होता है, उसी लॉस को हम लोग क्या देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। अब देखिए एक्चुअली ये फ्लक्स जो है ये तो बहुत स्पीड में, यानी कि 50 हर्ज का करंट अगर एज्यूम करके चले, तो हम मान के चलते हैं कि एक सेकंड में 50 साइकिल होगा, पर सेकंड 50 साइकिल होगा ना भाई। अब पर सेकंड 50 टाइम्स ये अप एंड डाउन अपने डायरेक्शन को चेंज तो कर लेता है, लेकिन क्या मटेरियल उतना फास्ट मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। आप जरा लॉजिकली सोचिए कि फ्लक्स तो एक सेकंड में 50 टाइम्स मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज अपने सर्कल को पूरा कर लेगा, लेकिन क्या मटेरियल के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो हर पॉजिटिव साइकिल में तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए फिर उतनी ही जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि सेकंड के 50वें हिस्से में, 50वें फ्रैक्शन में वो क्या डीमैग्नेटाइज हो पाएगा, नहीं। आंसर है नहीं। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनता है ना, उसको हम बीएच कर्व कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनता है ना, इसी वजह से मान के चलिए कि हमने यहाँ पे H दे देते हैं और यहाँ पे B दे देते हैं। H यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और B तो आप जानते हैं कि भाई हमारा फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और H हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे लाएंगे तो हमारा यहाँ से हमारा जो है मैग्नेटाइज होना चालू हो जाएगा। अच्छा, हम इसको किसी और कलर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि हमारा ये मैग्नेटाइज होना चालू हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये भी बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अब एकाएक क्या हुआ कि फ्लक्स जो है वो नेगेटिव साइकिल में चलने लग गया, यानी कि डीमैग्नेटाइज होने लग गया। अब इसके लिए क्या पॉसिबल है इतना जल्दी डीमैग्नेटाइज होना? आंसर है नहीं। तो ये उतना तेजी तो 0 पे नहीं आ पाएगा, फिर अपने इस एक्साइटिंग पोजीशन पे कैसे आ पाएगा? तो ये तो अपने रफ्तार से आएगा ना, तो ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अपने पोजीशन पे आने का प्रयास करेगा, ठीक है, प्रयास करता रहेगा और कुछ यहाँ पे जाके ये अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे ये पहुंचा, इतने ही देर में हमारा जो फ्लक्स है ना वो नेगेटिव साइकिल में चला गया। अब हमारा फ्लक्स चूंकि नेगेटिव साइकिल में चला गया तो इनको भी नेगेटिव साइकिल में जाना होगा ना। अब नेगेटिव साइकिल से फिर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव साइकिल में चला गया, तो ये उतना जल्दी तो नहीं जा पा सकता है ना, एकाएक कैसे चला जाएगा? तो फिर ये 0 पे जाएगा और इस तरह से हमारा फिर इस धीरे धीरे ये 0 पे जाएगा। अब ये पहुंच गया 0 पे, फिर हमारा फ्लक्स पॉजिटिव साइकिल में इस तरह से आगे बढ़ने लग जाएगा, तो ये फिर पॉजिटिव साइकिल में जाएगा कुछ इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से जाएगा। फिर हमारा फ्लक्स इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 0 पे आ जाएगा और नेगेटिव साइकिल में आगे बढ़ने लग जाएगा। तो आपको पता है कि ये साइकिल जो है एंडलेस टाइम तक इसी तरह से चलते रहेगा, ये साइकिल हमारा चलते रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। और यही है हमारा हिस्टैरिसीस लूप। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हम इसी को हिस्टैरिसीस लूप कह देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये हिस्टैरिसीस लूप जितना पतला होगा, ठीक है, ये हिस्टैरिसीस लूप जितना पतला होगा ना, तो हम मान के चलेंगे कि वो मटेरियल उतना अच्छा है, उतना परमेबल है, उतना कम लॉस करेगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे जो हम हिस्टैरिसीस लूप बनाए हैं, अभी 2 हिस्टैरिसीस लूप हम आपको फॉर डेमो हम आपको दे के जाते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 हिस्टैरिसीस लूप यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे है, ठीक है, मान के चलिए कि ये हिस्टैरिसीस लूप कुछ इस तरह से है और हमारा बेहद ही पतला है, ठीक है। तो और एक हिस्टैरिसीस लूप है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटा है, ये हिस्टैरिसीस लूप बहुत ज़्यादा मोटा है। तो भाई लॉस इसमें कम होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है लॉस कम होगा, ठीक है, लॉस कम होगा, ठीक है, लॉस कम होगा। और इसमें लॉस हमारा ज़्यादा होगा, इसमें लॉस हमारा बहुत ज़्यादा होगा। ये हिस्टैरिसीस लूप जो बनता है ये सिलिकॉन स्टील का हम मान के चलते हैं, सिलिकॉन स्टील क्योंकि बहुत अच्छा परमेबल मटेरियल है, इसमें ये तुरंत मैग्नेटाइज होता है, तुरंत डीमैग्नेटाइज होता है, तो बहुत अच्छा मटेरियल है। और ये हमारा कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन सस्ता सा मटेरियल, सस्ते से मशीन के लिए, सस्ता मशीन बनाएंगे तो आपको पता है ना एफिशिएंसी नहीं मिलने वाला है ना ज़्यादा अच्छा, इस वजह से हमारा ऐसा होता है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारा हिस्टैरिसीस लूप चलता है, ठीक है, किस तरह से हमारे हिस्टैरिसीस लूप चल रहे होते हैं साइकिल में, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लूप को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। When an alternating magnetic flux flow through the core, hence the core material undergo into the cycle of magnetization and demagnetization and a hysteresis loop, ठीक है। Due to magnetization and demagnetization, a power loss is occur which is called hysteresis loss। हमने आपको यह बहुत अच्छे से समझा दिया है। द हिस्टैरिसीस लॉस इज डिटरमाइन इन वॉट, जितने भी लॉस हैं हम उनको वॉट में ही डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लॉस बराबर अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो वो हमारा हो जाता है KH
इंटू फ्लक्स डेंसिटी और इसका पावर n, ठीक है। ये सब डॉट जो दे रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन होता है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेसिकली सब चीज़ लिख देते हैं। देखिए, ये बेसिकली हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला है। तो इसमें के एच क्या है हमारा, के एच हमारा है कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। ये एक तरह से मटेरियल हमारा जितना परमेबल है, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कि हमारा कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम आपको बता देते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू अगर हम दो सिचुएशन में ले लेते हैं, एक तो हमारा कास्ट आयरन के सिचुएशन में, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा, कास्ट आयरन के सिचुएशन में 0.025 हो जाता है। और चूंकि सिलिकॉन स्टील बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सिलिकॉन स्टील, तो इसमें इसकी वैल्यू जो है हमारा मिल जाता है 0.0001, ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो हमारा लॉस भी कम होगा। और हिस्टेरेसिस लॉस को हमने पीएस से दर्शाया है, हिस्टेरेसिस लॉस को हमने पीएस से दर्शाया, यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा, ठीक है, बीएम क्या है, बीएम आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, ये एन क्या है, एन अगेन एक कांस्टेंट है, एन अगेन एक कांस्टेंट है, एंड इसकी वैल्यू जो है, एन की जो वैल्यू है ना, वो हमारा हो जाता है 1.5 से 1.5 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा कुछ 2.5 तक होता है, ठीक है। तो ये सब आपसे नहीं पूछने वाला, फॉर्मूला याद कर लीजिए, काफ़ी है। आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वी हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है, वी हमारा वॉल्यूम है, जिसको हम लोग मीटर क्यूब में दर्शाते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में अब हम सेकंड वाला लॉस पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है ईडी करंट लॉस। देखिए, ईडी करंट लॉस हमारा क्यों होता है, तो उसको समझाने से पहले एक मैं डुप्लीकेट स्लाइड बना लेता हूँ, ताकि हमें खाली जगह मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो ईडी करंट लॉस क्यों होता है मैं आपको ये समझाऊं। देखिए, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के कोर में ये सारे लॉस हो रहे होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। बेसिकली जितने भी ये ईडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस है, ये सारे ट्रांसफार्मर के कोर में ही तो होते हैं। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना, होता क्या है कि इस कोर में तो फ्लक्स हमारा ट्रांसफर हो रहा होता है, इस कोर में हमारा पूरा का पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। सारे ही जगह पे, इनफैक्ट ऐसा ही नहीं है सिर्फ यहाँ पे, सारे ही जगह पे फ्लक्स जो है ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, सारे ही जगह पे। एक्चुअली क्या होता है कि इसके आउटर सरफेस पे जो सारा फ्लक्स होता है, ठीक है, इसके आउटर सरफेस पे भी चूंकि फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, तो उस वजह से हमारा आउटर सरफेस पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, आउटर सरफेस पे, जिसका करंट, जिसका अगर हम ईएमएफ इंड्यूस्ड करने के क्रम में मान लें तो कोई रोल नहीं होता है, जिसका अगर हम पावर ट्रांसफर में मान लें तो कोई रोल नहीं होता है। इसके सरफेस पे एक जो है ना ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लग जाता है, किसके वजह से, तो ये फ्लक्स वगैरह के वजह से, क्योंकि ये इसके सरफेस पे खाली जगह में, सारा जगह जो खाली रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर में एक्चुअली, तो वहाँ पे अगर ये फ्लक्स हमारा ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो खाली जगह में ही होगा ना, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रोल नहीं होता है अगर हम बात कर लें पावर ट्रांसफर में, तो बेसिकली वो हमारा वेस्ट होता है, वो हमारा लॉस है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं ईडी करंट लॉस। तो अभी तक ईडी करंट लॉस के बारे में आप जो भी समझें, आइए स्टेटमेंट के जरिए फॉर्म, मतलब
इसका जो डेफिनेशन है उसके जरिए समझते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। व्हेन एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लो थ्रू द कोर, ठीक है, which links the outer surface of the core, ठीक है, due to which induced EMF across the outer surface। हम वही बात है कि भाई आउटर सरफेस पे EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। अ करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द कोर ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF, और इस इंड्यूस्ड EMF के कारण एक करंट फ्लो होने लग जाता है आउटर सरफेस पे, इसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट। और ये चूंकि लॉस होता है तो हम कहते हैं ईडी करंट लॉस। समझ गए? अच्छा, ईडी करंट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पावर विच कॉन्सिक्वेंट हीटिंग ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को हीट भी कर देता है। अब हीटिंग ऑफ मटेरियल होगा तो एक अलग भी लॉस होगा। द ईडी करंट लॉस इज गिवन बाय द इक्वेशन। अच्छा, इसका इक्वेशन जो है ना हमारा, इसका जो हमारा इक्वेशन है वो है, ईडी करंट लॉस को हम लोग पीई से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, पीई से दिखा दे रहे हैं, यूनिट वॉट ही होगा, ठीक है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी लॉस वगैरह होता है वॉट ही होता है, पावर का भी वॉट ही होता है। तो एक यहाँ पे भी हम लोग कांस्टेंट लेंगे जो कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और हमारा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू टी फॉर टाइम नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, टी फॉर थिकनेस ऑफ द कह सकते हैं कोर का थिकनेस, ठीक है, उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, ठीक है, और ये V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता चलूँ तो लिख देता हूँ वेयर के ई क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, F हमारा फ्रीक्वेंसी है, अच्छा, T हमारा थिकनेस है, थिकनेस ऑफ कोर, थिकनेस ऑफ कोर, ठीक है। Bm हमारा फ्लक्स डेंसिटी, V हमारा वॉल्यूम, ठीक है, V हमारा वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाइए, ठीक है। इसी को हम लोग ईडी करंट लॉस कहते हैं। ईडी करंट लॉस को हमने आपको फॉर्मूला से दिखा दिया, स्टेटमेंट आपको दिखा दिया, इतना चीज़ काफ़ी है। इतना एग्जाम में आपको सीधा सीधा ट्रांसफार्मर लॉस के लिखने के लिए अगर आएगा तो आप इतनी सारी बातें लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना लास्ट और जो फाइनल अंतिम लॉस है, जो कि सबसे मेन लॉस है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक ट्रांसफार्मर में यही होता है, कॉपर लॉस। क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग में चूंकि हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको एल्यूमिनियम लॉस, कॉपर लॉस कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये I² R जो है ना, ये हर जगह ट्रू रहेगा, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। इसको आप लोग एल्यूमिनियम लॉस भी कह सकते हैं फॉर एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर, एल्यूमिनियम लॉस, ठीक है। चूंकि कॉपर की बात करेंगे तो ना कॉपर लॉस, अगर बात एल्यूमिनियम की कर ली जाए तो एल्यूमिनियम लॉस, कॉमन सेंस की बात है। इन ट्रांसफार्मर व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर एज वेल एज एल्यूमिनियम वायर। क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफार्मर के रूप में ये सब जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसमें कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। कॉपर बहुत अच्छा मटेरियल होता है, एफिशिएंसी हमें अच्छा मिलता है, लॉस कम मिलता है, तो इस वजह से। अब पावर लॉस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ I² R लॉस। ये I² R लॉस जो है ना, ये आप हर जगह लगा सकते हैं, और कॉपर एल्यूमिनियम वाइंडिंग पे निर्भर करता है आप किस चीज़ की वाइंडिंग करते हैं, विच इज़ कॉल्ड कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस को I² R लॉस हम लोग कह देते हैं, क्योंकि I फॉर करंट, यहाँ पे I फॉर करंट आपको पता है, I हमारा करंट है और R हमारा रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट ऑफ वायर, रेसिस्टेंट ऑफ वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, एक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो एक ट्रांसफार्मर में ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग,
ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉस होता है हम मान लेते हैं उसे P1, ठीक है, इसे मान लेते हैं P2, ठीक है। PCR भी आप मान सकते हैं, CR वगैरह कॉपर के लिए आप जो भी देना चाहें, आपकी इच्छा है, हम P1 P2 मान के चलते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग I1 मान लेते हैं, और जो वोल्टेज मिल रहा होता है उसे हम लोग V मान लेते हैं, ठीक है। और इस साइड जो करंट फ्लो होता है उससे हम I2 मान लेते हैं, और जो हमें वोल्टेज मिल रहा होता है उसे हम V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम प्राइमरी साइड की बात करेंगे तो प्राइमरी साइड लॉस हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड हमारा लॉस हो जाएगा I1, और रेसिस्टेंट को हम लोग R1 मान लेते हैं, R1 I1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके जो रेसिस्टेंट है इसको हम लोग R1 मान सकते हैं, ठीक है, R1 यहाँ पे R2, ठीक है। चलिए अगर हम सेकेंडरी साइड की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। अगर हम कंबाइन लॉस की बात करेंगे PCR, एक्चुअली क्या है ना कि इस लॉस को आप PCR से जनरली दिखा सकते हैं, PCR से हम लोग दिखाते भी है, ठीक है। तो PCR की अगर हम कंबाइन बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा P1 प्लस P2, और ये हमारा कंबाइन कॉपर लॉस हमारा आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हमारा दे देगा कंबाइन कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस के भी संबंध में आप इतनी बातें लिख देंगे अपने पेपर में। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ट्रांसफार्मर में जितने सारे लॉस होते हैं वो मेनली यही सारे हैं, और जो भी लॉस होता है उसको या तो हम जनरली कंसिडर नहीं करते या बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, मेनली यही सारे लॉस हो रहे होते हैं। तो इन लॉस के बारे में मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, आप अच्छे से पेपर में लिख पाएंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे बात करेंगे। ये आपका सिलेबस है, और अगर सिलेबस पे एक नज़र डालें तो हमने ट्रांसफार्मर का लॉस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर का लॉस अगर मैं देखूं, वोल्टेज रेगुलेशन हमने कल के लेक्चर में ख़त्म कर लिया था। अच्छा, लॉस वैसे है नहीं डायरेक्टली आपके सिलेबस में, एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी को हम लोग कल देखेंगे, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट डे यानी कि ये हमारा एट्थ लेक्चर था, 8वां लेक्चर था, 9वां लेक्चर में हम लोग एफिशिएंसी ख़त्म कर लेंगे, और 10वां लेक्चर में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हमारा होता है OC और SC, इसको ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी को, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर ख़त्म हो जाएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अब यही 2-3 टॉपिक है, और ये अगले 2-3 लेक्चर में इनफैक्ट निपट जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर। हमें उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए, क्योंकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं इससे हमें आपके लाइक्स और आपसे के रिप्लाई, आपके रिव्यूज़ देख के हमें मोटिवेशन मिलती है। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं अपना नंबर दे दिया करता हूँ, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।